मे आई कम इन सर? यस। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए। आपका नाम लोकेश मीना, आप हिंडौन सिटी। यस सर। ये हिंडौन में सिटी क्यों लिखते हैं? शहर तो और भी बड़े बड़े हैं, जयपुर भी है, दिल्ली भी है, बम्बई है, कोई सिटी नहीं लिखता है। हिंडौन में क्या खास बात है ऐसी? सर आसपास के रीजन के लिए थोड़ा खास है। आसपास में जो ग्रामीण एरिया है सर, वहाँ पे एक छोटा शहर यही है, तो उसको सर सिटी मान लिया गया है। नहीं, ये करौली जिले का हिस्सा है ना, यस सर। तो करौली को भी सिटी नहीं बोलते हैं, यस सर। तो इसकी क्या खासियत है? सर ये वैसे करौली से ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जगह है, और किसकी नगरी कहा जाता है? हिंडौन किसकी नगरी है? हिरण्यकश्यप की नगरी माना जाता है सर पुराने टाइम से, इसलिए ही हिंडौन बोला जाता है उसको। हिरण्यकश्यप की या भक्त प्रहलाद की? सर हिंडौन जो आया है वो हिरण्यकश्यप से है, पर वो फेमस भक्त प्रहलाद की भक्ति की वजह से है सर। हाँ, तो वहाँ तो लिखा तो ही रहता है भक्त प्रहलाद की नगरी में आपका स्वागत है। जी सर। और नाम किसी अच्छे के नाम पे रखा जाता है, राक्षस के नाम पे क्या है? अच्छा, आपने बीटेक किया है ईसी में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ये इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इकट्ठा ही क्यों चलता है? इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग में सुना नहीं किसी का। सर मेनली वजह ये हो सकती है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पढ़ा जा रहा है वो उसका इम्प्लीमेंटेशन कम्युनिकेशन के लिए हो रहा है सर। जैसे चिप्स वगैरह बन रही है, और जो सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, वो कम्युनिकेशन में, जैसे टावर बनाने में या फिर मोबाइल फ़ोन से कम्युनिकेशन के काम आ रहे हैं, तो वो एक कंबाइंड स्टडी किया जाता है, इसलिए सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। नहीं, चिप्स तो कंप्यूटर में भी इस्तेमाल होती हैं। सर मेनली जो आईटी में सारा उसी चिप से चल रहा है। ये सर, बट जो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है वो कम्युनिकेशन के लिए इजी पड़ता है। अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बेसिक कंपोनेंट अगर पढ़ा है तो कम्युनिकेशन में इम्प्लीमेंटेशन में easy बताइए, होता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैसे होता है? सर कोई भी डिवाइस अगर डायरेक्ट सैटेलाइट से कम्युनिकेशन करती है तो वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, जिसमें माइक्रोवेव्स को यूज़ किया जाता है सर। मैं थोड़ा समझाइए ज़्यादा। सैटेलाइट कम्युनिकेशन उन लोगों को समझाना है जो इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्र नहीं है। सर सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन है जहाँ पे कोई भी डिवाइस बिना किसी टावर की रिक्वायरमेंट के डायरेक्ट सैटेलाइट से कम्युनिकेशन कर सके, जिसमें मतलब हमें कोई ऑप्टिकल फाइबर या फिर जैसे ग्राउंड बेस्ड स्टेशन होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर होता है, रेडियो टावर होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है सर। तो बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राउंड पे लगाने के डायरेक्ट कम्युनिकेशन में जो हेल्पफुल है, वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी यूज़फुल हो सकता है, जहाँ पे कि सर टावर डिस्ट्रॉय हो गए या फिर ऑप्टिकल फाइबर या फिर जो केबल हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन को यूज़ किया जाता है सर। एक आपने सुना होगा घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस को बोलते हैं, क्या बोले हिंदी में? यस सर। हाँ, क्या ये क्या चीज़ है? इसको क्या समस्या है और उसका क्या कुछ कानून है इससे निपटने का? ये सर कानूनी प्रावधान है सर, प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है, जिसमें, और अभी सर बीएनएस में भी सेक्शन 85, 86 भी है जो डोमेस्टिक वायलेंस को इशू को टारगेट करते हैं। कि जैसे मुख्य तौर पे सर, क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो डोमेस्टिक वायलेंस का जो शिकार होती है वो महिलाएं होती है। NFHS 5 के अकॉर्डिंग 29.3% मैरिड वुमेन कहीं ना कहीं जीवन में 18 to 49 की एज में वो घरेलू हिंसा का शिकार हुई है, जिनमें मुख्य तौर पे सर, बट अभी जो कानून है वो ना कि सिर्फ मैरिड वुमेन को, बजाय उसके साथ में जो अनमैरिड गर्ल्स हैं, जैसे किसी परिवार में किसी बेटी को भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होना पड़ सकता है। और अभी ये सर रिसेंटली ना सिर्फ मैरिड बल्कि लिव इन पार्टनर्स के लिए भी ये डोमेस्टिक वायलेंस का प्रोटेक्शन अवेलेबल है सर। तो डोमेस्टिक वायलेंस आप कह रहे हैं महिला इसका शिकार होती है, महिला इसमें अपराध करने वाली भी हो सकती है क्या? जी सर, इसको बार्गेनिंग पैट्रियार्की भी एक कंसेप्ट है सर, जो जिसके मुताबिक जो पैट्रियार्की है और जहाँ पे फीमेल को दबाया जाता है, उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं की भी हिस्सेदारी होती है उस प्रथा को आगे बढ़ाने में। उदाहरण दीजिए मुझे कि कैसे महिला एक इसमें जुर्म करने वाली भी हो सकती है इस कानून के तहत। जी सर, जैसे कि हस्बैंड है अगर किसी फीमेल का, अगर उसकी मदर, जो फीमेल मैरिड है, उसकी मदर इन लॉ अगर उस वायलेंस में इंडल्ज है, तो उनको माना जा सकता है सर। अच्छा, एक विजुअली इम्पेयर्ड्स के लिए आपने काम किया है और आप मूवीज़ भी देखते हैं। एक मूवी आई थी विजुअली इम्पेयर्ड पे, बड़ी
इंस्पायरिंग मूवी थी, कौन सी? श्रीकांत सीधू। हाँ, उसमें क्या मैसेज है? सर उसमें है कि अगर काबिलियत है और अगर जज्बा है तो हमें कोई भी तरीके की डिसेबिलिटी तो एक बड़ा टर्म हो गया, कोई भी बाधा रोक नहीं सकती अगर दृढ़ निश्चय किया है किसी कार्य को करने के लिए सर। धन्यवाद सर। ओके लोकेश, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का आपका सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन में, ये बताइए डार्क वेब और डीप वेब में क्या फ़र्क है? सर डीप वेब का ही पार्ट है डार्क वेब, जिसमें डीप वेब में जनरली सर ऐसी फाइल्स होती हैं जो जनरली अवेलेबल नहीं होती है, जो हमारे नॉर्मल सर्च इंजन्स गूगल पे जैसे अवेलेबल है। और डार्क वेब में सर जनरली जो प्रोटेक्टेड फाइल्स है, जैसे कि बैंकिंग का डेटा है और कोई गवर्नमेंट डेटा जो सिक्योर्ड है, वो होता है। बट डीप वेब में सर वो उसके भी एक लेवल और नीचे जा कर के है, जहाँ पे आज के टाइम पे सर बेसिकली उनको रेगुलेटेड नहीं है और इलीगल एक्टिविटीज़ में थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है डीप वेब को सर। और ये ऐसे रिजीम्स में भी यूज़ होता है डीप वेब से जहाँ पे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो जर्नलिस्ट एक जर्नलिज्म के लिए और पॉजिटिव यूज़ भी है, जैसे कि जर्नलिज्म में उसको जहाँ गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर रही है उस जगह पे डीप वेब को यूज़ किया जाता है सर। एक चीज़ बताइए, अभी आप कम्युनिकेशन के ऊपर अभी इसरो ने कुछ किया था लॉन्च, यस सर। क्या था, व्हाट इज़ दैट? सर यूएस की सैटेलाइट थी ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 नाम से। ओके। वो डायरेक्ट सेल फोन कम्युनिकेशन के सेल टू सैटेलाइट कम्युनिकेशन में काम आएगी। तो इसरो की इसमें क्या एक नई मेजर अचीवमेंट मानी जाए? सैटेलाइट तो बहुत लॉन्च हुए हैं अभी तक। सर इसरो ने ये सबसे अभी तक की सबसे हैवीएस्ट सैटेलाइट लॉन्च किया है 6100 kg की। क्या नाम क्या दिया था उस लॉन्च बाहुबली व्हीकल का नाम क्या था? बाहुबली सर, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3, GSLV मार्क 3 था पहले। तो सर वो अभी एक इसरो इस उपलब्धि के साथ एक एलिट क्लब में आ गया है, जो रशिया की रॉसकॉस्मोस, ESA और नासा ही उस कैपेबिलिटी पे थी अभी तक। ओके, आप ये बताइए, पुलिस आपकी दूसरी प्रेफरेंस है, ये पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में क्या फ़र्क समझते हैं आप? पुलिस कस्टडी सर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ सर, मेरी समझ से वो है जब पुलिस की किसी क्रिमिनल को पेश या फिर कोई आरोपी को पेश करने से पहले जो पुलिस के पास होता है, और जुडिशियल कस्टडी जो जुडिशियली सुनवाई के बाद में जो जुडिशरी जो ऑर्डर देती है उसके बाद में जो जेल में लॉकअप में रखा जाता है। तो मतलब पुलिस कस्टडी पहले जज के जाने से पहले ही हो सकती है, बाद में कोई उसका वो नहीं है? सर उसका जो टाइम पीरियड है गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अंदर आर्टिकल 22 में शायद उस पीरियड को पुलिस कस्टडी सर जितना। उसके बाद भी पुलिस कस्टडी हो सकती है कि उसके बाद जुडिशियल कस्टडी ही होगी? उसके बाद सर जुडिशियल कस्टडी होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद में जुडिशरी अगर अलाउ नहीं कर रही है तो जुडिशियल नहीं। अगर पुलिस कहे कि हमें इनकी कस्टडी चाहिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, तो क्या मिल सकती है? सर जुडिशरी से परमिशन ज़रूरी है, क्योंकि आर्टिकल 22 बोलता है कि के अकॉर्डिंग अगर अभी BNS में क्या पुलिस कस्टडी को लेके क्या नया प्रावधान किया गया है भारतीय न्याय संहिता में? भारतीय न्याय संहिता में सर अभी प्ली बार्गेनिंग का है और बेल के लिए लॉज हैं सर कि 0 FIR है, पर सर पुलिस कस्टडी को भी है कुछ चेंजेस। सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, ये टेररिज्म की डेफिनेशन क्या है आपकी निगाह में, कैसे करेंगे टेररिज्म? मेरे मुताबिक सर अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंडिविजुअल भी अगर वायलेंस का यूज़ करता है किसी पॉलिटिकल मोटिव के लिए या फिर रिलीजियस भी हो सकता है सर उसका मुद्दा, मेनली सर पॉलिटिकल गेन्स के लिए और मॉनेटरी गेन्स के लिए अगर कोई हिंसा का यूज़ किया जाए तो उसको टेररिस्ट कह देंगे। अगर सर वायलेंस का यूज़ किया जा रहा है सर, अगर किसी आइडियोलॉजी से मोटिवेटेड है पार्टिकुलरली तो सर टेररिस्ट माना सपोज करो आप जम्मू कश्मीर में आपको कार्डर मिल जाता है, आजकल तो ऑल इंडिया सर्विस है पुलिस की, आप क्या इंश्योर करेंगे जैसे पहलगाम जैसा इंसिडेंट दोबारा ना हो? क्या 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 आपके दिमाग में आता है, क्या करना चाहिए पुलिस को? सर सबसे पहले तो बॉर्डर पे इन्फिल्ट्रेशन रोकना ज़रूरी है, बॉर्डर की पुलिसिंग बहुत ज़रूरी है बॉर्डर पे। तो आर्मी का ज़्यादा रोल होता है, आप तो डिस्ट्रिक्ट के पुलिस ऑफिसर हैं, SP हैं, आपके ज़िले में ऐसी दुर्घटना दोबारा ना हो या ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए आप क्या करेंगे? सर इसके लिए ज़रूरी है कि जो पेट्रोलिंग है वो बहुत एक्टिवली होनी चाहिए, जैसा कि अभी रिसेंटली जो टेरर मॉड्यूल को बस्ट किया था उसमें वहाँ के सर DSP की काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था कि उन्होंने एक फ्लैग को देखते ही अंदाज़ा लगा लिया था कि कोई एक बड़ी संभावना हो सकती है, किसी टेरर प्लॉट हो सकता है। तो उस तरीके से सर प्रोएक्टिव पुलिसिंग बहुत ज़रूरी है, और थोड़े भी संदेह पे, क्योंकि अगर अभी दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ लास्ट,
यस लाल किले पे हुआ था ना। यस सर। तो आप क्या कारण मानते हैं, पेट्रोलिंग ठीक नहीं थी, क्या वजह थी? सर काफ़ी हद तक माना जाए तो जितनी बड़ी जो उसमें प्लानिंग थी सर उसके लिए, उस प्लानिंग को देखते हुए काफ़ी हद तक सर सक्सेसफुल रही अपनी इंटेलिजेंस, बट एक माइनर फेलियर की जो था, जनरली मैं मानता हूँ सर कि बहुत बड़ा हमने एक टेरर अटैक होने से बचा लिया, और काफ़ी हद तक और भी ज़्यादा संभावना हो सकती थी, बट वो प्रोएक्टिव पुलिसिंग और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की एक अच्छे प्रोएक्टिव काम की वजह से सर हम बहुत एक अच्छे पोजीशन में अपने आप को बचा पाए सर। हालांकि एक चूक हुई थी बट उसकी वजह से सफरिंग्स हुई है। चलिए ठीक है लोकेश, थैंक यू सर। लोकेश, जगदीश चंद्र बोस साहब का नाम सुना है? यस क्या क्या योगदान है बोस साहब का? बोस सर ने सर बोस आइंस्टाइन, वैज्ञानिक, बहुत बड़े वैज्ञानिक। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, उन्होंने एक सर फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में डिस्कवरी की थी। एक स्टेट ऑफ मैटर माना जाता है बोस। कम्युनिकेशन के बारे में कुछ नहीं किया? वायरलेस कम्युनिकेशन के जन्मदाता माने जाते हैं सर। क्रेडिट भले ही मार्कोनी को मिला, Yes, लेकिन इनका योगदान कम नहीं है। यस सर, उनसे इंस्पायर होके सर मार्कोनी ने, सर उनसे इंस्पायर होके मार्कोनी ने जो क्रेडिट उनको पूरा विश्व में जो उनको मिलना चाहिए था, नाम और दाम, वो नहीं मिला। यस सर। उसके कोई और कारण हैं, लेकिन जेसी बोस साहब का नाम आप कम्युनिकेशन से आते हैं, आपको जेसी बोस मीन्स कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन, बाकी बोस ये सब बात की बात है। अच्छा ये बताइए कि जैसे हम कूटनीति में कहते हैं कि 3 तरह की पावर होती हैं, क्या है वो पावर्स? 3 तरह की शक्तियाँ हैं, क्या हैं वो? सर हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर, और तीसरा? तीसरा मैं हार्ड पावर मतलब सामरिक शक्ति, यस सर। सॉफ्ट पावर मतलब सौम्य शक्ति, तीसरा है हमारी इकोनॉमिक पावर, हमारी जो किसी भी देश की इकोनॉमिक पावर का है। तो आप हमारी जो सौम्य शक्ति है उसके कुछ उदाहरण दे सकते हैं जिसका हमने इस्तेमाल किया है, हमने प्रयोग किया है हाल में ही? सौम्य शक्ति सर अभी हमारी जो सॉफ्ट पावर है उससे हमने जो FTA साइन करवाए हैं सर, हमारी जो नहीं, ये तो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी है ना। ये सॉफ्ट पावर कैसे होगी? सॉफ्ट पावर पे सर माना जाता सकता है कि जो हमारा डायस्पोरा है उसकी हेल्प से जैसे हमारे रिलेशन बेटर हो रहे। जैसे अनीता आनंद, जो मिस अनीता आनंद फॉरेन मिनिस्टर हैं सर कनाडा की, वो आई तो सर उनकी हेल्प से जैसे हमारा डायस्पोरा है वो सॉफ्ट पावर का पार्ट है, वो रिलेशन बेटर करने में हेल्प करता है। और सर जैसे कि हमारा न्यूक्लियर डील साइन हुई थी, सिविल न्यूक्लियर डील US के साथ में, उसमें भी सर डायस्पोरा का इम्पोर्टेंट रोल था। क्या रोल किया उसमें डायस्पोरा ने? लॉबिंग करने में सर हेल्पफुल होता है कि गवर्नमेंट को परसुएड करने में डायस्पोरा का रोल होता है सर। अच्छा, तो फिर ये जो अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब कह रहे हैं हमारे खिलाफ, जो उन्होंने हमारे खिलाफ जो ड्यूटीज़ या टैरिफ लगाए हैं 50%, उसमें क्या रोल रहा है हमारे प्रवासी भारतीयों का? सर उसमें रोल तो नहीं रहा है क्योंकि सर प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो पॉलिसी है वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है। वो ज़्यादातर माना जाता है कि सर वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, वो बजाय किसी के साथ में रिलेशन मेंटेन करने के। उसमें उन्होंने अपने जो ट्रस्टेड एलाइज है वेस्टर्न वर्ल्ड को भी सर पनिश करने की कोशिश की है। तो उधर तो सर इंडिया का डायस्पोरा भी उनकी पॉलिसीज़ के आगे नाकामयाब ही माना जाएगा थोड़ा। खैर मेरे हिसाब से हमारी जो न्यूक्लियर डील हुई जॉर्ज बुश साहब के टाइम में, डायस्पोरा का तो उसमें खास योगदान नहीं था। डायस्पोरा का योगदान जो हमारी जो रेमिटेंसेस को बढ़ाने में कितना रहा है? सर $129 रही है 2020 बिलियन ये सर वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 25 में। दो फिल्में और हैं, कोशिश और स्पर्श, नाम सुने हैं इनके? नहीं पुरानी फिल्में हैं। नहीं सर सॉरी। पता कर लीजिए अगर वक्त मिले तो। जी सर जरूर। कोशिश गुलजार साहब की, और स्पर्श का मेरे ख्याल से नाम भूल रहा हूँ मैं, मेरे ख्याल साईं परांजपे ने बनाया। दोनों ही बहुत 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 मुख्य फिल्में हैं। ये श्रीकांत अभी हाल की पिक्चर है। अच्छा ये आप बता सकते हैं कि ये रूस ने जो यूक्रेन पे जो अटैक किया, क्यों किया इन्होंने? सर मुख्य तौर पे जो रूस का जस्टिफिकेशन है वो है कि नाटो का एक्सपेंशन हो रहा है सर। जो नाटोइजेशन ऑफ रशियाज नियर अब्रॉड, मतलब एक टर्म है ऐसे कि जो नियर अब्रॉड जो कंसीडर करता है US, क्या करता है? नियर अब्रॉड, रशिया का जो नियर अब्रॉड माना जाता है सर कि जो उनका ट्रेडिशनल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस रहा है, जो मतलब पहले USSR के पार्ट रहे हैं, वहाँ पे अगर वो नाटो का पार्ट बनेंगे, और जैसे कि अभी रिसेंटली नाटो के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं सर वो उनके बॉर्डर पे आ रहे हैं, तो उनको सेल्फ डिफेंस के लिए उन्होंने एक तरीके से जस्टिफाई किया है कि ये सेल्फ डिफेंस के लिए हमने। लेकिन नाटो के सदस्य लिथुआनिया, लैटविया और लिथुआनिया भी बने, वो तब तो इन्होंने कुछ नहीं किया। वो छोटे राज्य हैं, उनका भी चलो डायरेक्ट बॉर्डर इतना ना भी हो, लेकिन बॉर्डर तो है। वो भी रूस के, कभी एक वक्त में रूस का हिस्सा थे, सोवियत रूस का।
सर यूक्रेन बफर स्टेट का काम करता है सर, बेसिकली जो वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ में रशिया का है, तो उस संदर्भ में अगर बॉर्डर अगर बिल्कुल नाटो के बिल्कुल पास लग जाती है और जो एक 3 करोड़ के करीब आबादी वाला देश है, अगर वो नाटो के पक्ष में चला जाता है तो रशिया के लिए सर वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट कंसीडर करते हैं उसको। धन्यवाद। जी लोकेश, इंडिया के पास क्वांटम कम्युनिकेशन की कैपेबिलिटी है? यस सर। इंडिया का कोई क्वांटम सैटेलाइट है? सैटेलाइट मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। आप न्यूट्रिनोज के बारे में जानते हैं? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कम्युनिकेशन में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी क्या है अभी? कम्युनिकेशन में सर अभी के लिए तो 5G है, अभी 6G के लिए अभी सर ट्रायल्स चल रहे हैं, अभी मतलब रिसर्च चल रही है 6G के लिए। 5G से 6G में क्या सब्सटेंशियल डिफरेंस आएगा टेक्नोलॉजिकली? 5G से जैसे पूरी दुनिया 6G की तरफ जाएगी, क्या फ़र्क पड़ेगा? सर अभी लेटेंसी का माना जा सकता है, जैसे कि अभी 10 नैनो मिली सेकेंड के करीब है लेटेंसी 5G में, वो अभी माना जा रहा है कि 1 मिली सेकेंड तक आ जाएगी लेटेंसी। और जैसे कि सर अभी जो टेक्नोलॉजी है होलोग्राम जैसी, वो 6G के साथ पॉसिबल है, अभी 5G में सर इतनी स्पीड नहीं है कि और भी बेटर कर पाएँ। और जो सेल्फ प्रोपेल्ड कार हैं अभी 6G पे शायद सर और बेटर काम कर पाएंगी वो। 4G से जब हम 5G में गए तो क्या फ़र्क पड़ा? मेनली तो सर ये इम्प्रूवमेंट अभी लेटेंसी का था, वो 100 मिली सेकेंड के करीब थी, यहाँ पे 10 मिली सेकेंड के करीब लेटेंसी है। और सर एक जो सेल की जो एरिया कवरेज एरिया है वो 4G में ज़्यादा था, 5G में कम है, बट स्पीड ज़्यादा मिलेगी हमें हाई फ्रीक्वेंसी पे यूज़ करने पे। ये स्पीड ज़्यादा बढ़ने से गवर्नेंस इम्प्रूव होता है क्या? जी सर, माना जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर जैसे सर टेलीमेडिसिन में स्पीड अच्छी होनी चाहिए, और गवर्नेंस के लिए सर मेनली तो अपना जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें हम अगर स्पीड तेज़ होगी तो जो डेटा एनालिसिस है और जो हमारा कम्युनिकेशन है, जैसे कि प्रगति पोर्टल है जैसे वो जिस पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, तो ऐसी चीज़ें जो डायरेक्ट डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में अगर हम एक गवर्नेंस देखें किस तो एरिया में स्पीड की महत्व ज़्यादा है कि यहाँ ज़्यादा स्पीड चाहिए हमें? सर जहाँ पे रियल टाइम इंफॉर्मेशन क्विक डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत है, जैसे कि मेनली सर जैसे कि फ्यूचर देखा जा रहा है सेल्फ ड्राइविंग कार्स का, या फिर जैसे कि ट्रैफिक मैनेजमेंट में सर लेटेस्ट अगर माना जाए तो, और हेल्थ केयर में भी माना जा सकता है कि सर जैसे टेली मेडिसिन है और टेली सर्जरी है, जैसे कि उसमें से माना जा सकता है। लोकेश, मानिए कि आप DM हैं और कभी फ्यूचर में सोशल ग्रुप ने डिमांड किया कि हिंदौन सिटी का नाम बदलना है, हिस्टोरिकली उसका कोई और नाम था और नाम बदलना है, तो एज अ DM आप कौन सा हिस्टोरिकल सोर्स देखेंगे इस क्लेम को वेरीफाई करने के लिए, या फिर आपका इन जनरल क्या अप्रोच रहेगा अगर शहर के नाम बदलने हैं तो? इन जनरली देखा जाए तो किसी भी शहर का नाम बदलना एक एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस पैदा करता है, और इकोनॉमिक कॉस्ट भी आती है कि जो सरकारी रिकॉर्ड्स हैं उनमें भी चेंज करना है, तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस के साथ में सर जो पावर जो गवर्नेंस है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा मिसयूज़ हो सकता है उसमें, अगर प्रॉपर डिमांड के साथ सेटिस्फाई ना हो तो। बट अगर कहीं किसी क्षेत्र में अगर नाम बदलने से उस क्षेत्र की पहचान मिलती है या फिर उससे उस क्षेत्र की इकोनॉमी को अगर बढ़त मिलती है तो सर उस क्षेत्र में कंसिडर किया जा सकता है। जैसे कि सर अभी इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज किया गया है, वो उसमें एंशियंट टाइम से चला आ रहा था सर, तो वो प्रयागराज उस क्षेत्र की पहचान को भी दर्शाता है सर। अगर इस तरीके से किया जाता है, और ज़्यादातर क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप है सर, अगर वहाँ पे लोगों की जनता की डिमांड है और वो लेजिटिमेट है, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक सेटअप में हैं, तो सर उसको पूरा करने से लोगों का भरोसा ही इम्प्रूव होगा सर गवर्नेंस सिस्टम पे। ओके लोकेश, थैंक यू। अच्छा, आपका साक्षात्कार अभी ख़त्म होता है, जी सर। आप 1 मिनट के लिए आप बाहर जाएं, हम आपको बुलाते हैं फीडबैक के लिए, ठीक है? नमस्ते। थैंक यू। तो लोकेश जी, हम आपको फीडबैक 3 हिस्सों में देंगे। पहली बात है अपीयरेंस, जी सर। ड्रेस, आना जाना बैठना वगैरह वगैरह। दूसरा है डिलीवरी, कि आपने कैसे अपने आप को कंडक्ट किया इंटरव्यू में। तीसरा है कंटेंट्स, कि आपने क्या बोला, ठीक है? इन 3 हिस्सों में देंगे। देखिए, अपीयरेंस से अगर शुरुआत करें तो आपका टर्नआउट अच्छा है, पोस्चर आपका बड़ा कॉन्फिडेंट, आराम से बैठे थे, ठीक है? एक तो आप मुस्कुराते नहीं हैं, तो इतना टेंशन में माहौल थोड़ा सा ना इसको लाइट रखना होता है। कन्वर्सेशन है जी तो सर। बीच बीच में कोई युद्ध की बात हो रही तो नहीं मुस्कुराना है, बट अदरवाइज बीच बीच में अपना है करके वो उससे फ़र्क पड़ जाता है। एक आई कांटेक्ट जो है वो बोर्ड के साथ है,
1 to 1 नहीं है, क्योंकि बोर्ड बैठा है। तो कोई सवाल अगर मैं पूछ रहा हूँ तो आप मुझे जवाब देंगे, लेकिन थोड़ा बहुत मेरे दाएं बाएं भी देखते रहेंगे, और ये सबके साथ यही करना जी है। सर। ठीक है, ये करेंगे तो एक मैसेज जाता है कि भाई आप बोर्ड से इंटरेक्ट करो। ठीक है, डिलीवरी पर अगर आते हैं तो मैंने कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी ऑब्जर्व की। आपने स्टार्ट बहुत बढ़िया किया, फिर जैसे जैसे कंटेंट्स आते गए तो आप थोड़ा सा ना, आप कॉन्फिडेंस थोड़ा सा गड़बड़ा रहा था। ठीक, और उसकी वजह से आपको जैसे प्रेजेंस ऑफ माइंड आपने दिखाया। हिंडौन सिटी नाम आपको नहीं पता था, लेकिन ये आसपास के गांवों के मुकाबले में बड़ा शहर है, लेकिन फिर भी पता कर लेंगे कुछ वजह हो तो। जी सर। लेकिन वो हिरण्यकश्यप की जगह मैं तो वहाँ भक्त प्रहलाद ही लिखा, भक्त प्रहलाद की नगरी में आपका स्वागत है। तो वो चेक कर लीजिए क्या है, क्योंकि किसी को शायद पता हो। सर वो हिरण्यकश्यप से ही माना जाता है हमारे यहाँ, मतलब उसी से हिंडौन बना है ऐसा मानते हैं। फिर कुछ चीज़ें जैसे आप जवाब आपने अच्छे दिए, जैसे रशिया वाला जो था अटैक, नेटो आ गया, वो आपने अच्छा जवाब दिया, अच्छा हैंडल किया। एक आप में ऑनेस्टी है कि आप कोई चीज़ नहीं आती है तो आपने बोल दिया जी मुझे नहीं आता है। ठीक है, एनर्जी लेवल थोड़ा हाई रखिए। शुरू में था, बीच में आपका थोड़ा नीचे आ गया मामला। ठीक है, आर्टिकुलेशन, जब कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होंगे तो आर्टिकुलेशन और अच्छा हो जाएगा। जैसे आपका ये वाला क्वेश्चन था रशिया और नाटो वाला, यस बात ही नहीं उसमें, स्ट्रेट अवे। ठीक है, इसरो रिलेटेड भी आपने अच्छा हैंडल किया। ठीक है, अब जो वाइल्ड गैस आप जो लगाते हैं और अपने लिए एक के बाद एक बार रुकते ही नहीं है, पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी, ये आपका जवाब सिरे से गलत था जी सर। पहले सेंटेंस से, सॉरी सर। पर आप उसके बाद बढ़ाते गए। जब ऐसा हो ना तो उसमें से निकला जाता है। उसमें से है कि सर इसके बारे में मेरे को इतना ही आइडिया है, मुझे इसके बारे में और पढ़ना होगा। आप उसमें से चक्रव्यूह से निकलिए, और आप उसमें वो पुलिस कस्टडी जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं तो मजिस्ट्रेट के पास दो ऑप्शन होती हैं। पुलिस कस्टडी में भेजे, जिसको हम रिमांड कहते हैं, रिमांड पे ले लिया, रिमांड, ठीक है ना, वो पुलिस कस्टडी में आदमी आता है। अगर उसको जेल में भेजते हैं वो जुडिशियल कस्टडी है। अगर वापस आदमी थाने में आ गया तो पुलिस कस्टडी में है। ओके सर, सॉरी सर। ठीक है, और फिर आप उसमें आर्टिकल 22 ले आए और पता नहीं क्या क्या कर दिया। लेकिन उसमें ये टेंडेंसी ये होनी चाहिए कि जब नहीं आता है तो उसमें ये कह के इसके बाद कि भाई इसके आगे मुझे पता नहीं, मुझे इसके आगे थोड़ा और पढ़ना होगा। अब उसमें से निकलें पतली गली से। ठीक है, वो भी एक इंटरव्यू में देखा जाता है। ठीक है, फिर जो टेररिज्म, इंटरनल सिक्योरिटी लॉ, इसके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा। ठीक है, ये मामला मुझे थोड़ा सा कमज़ोर लगा। डोमेस्टिक वायलेंस वाले में भी आपने प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया। आपको पता नहीं था कि महिला कैसे अक्यूज़ हो सकती है, पर आपने बिल्कुल ठीक बोला, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, किसी को भी अक्यूज़ बनाया जा सकता है। आज के लॉ में भी वो बनाते हैं। यस सर। ठीक है ना। हाँ, अच्छा, और कम्युनिकेशन वाला जो मामला है, चाहे सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, चाहे जेसी बोस का है, चाहे और भी जो आपका सब्जेक्ट है ईसी, उसको आपको थोड़ा सा देख लेना चाहिए, निगाह मार लेनी चाहिए, खास करके जिसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी है। थ्योरी कोई नहीं पूछने वाला, वो निगाह मार लेनी चाहिए। आपके पास अभी 10 दिन है, 10 दिन है ना। यस सर। हाँ, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई ना कोई चला ही जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स का इतना पता नहीं होता, बट पॉलिसी मेकर को कम्युनिकेशन की बहुत सारी चीज़ें पता है, तो उस फील्ड में आपके ले जाने के चांस ज़्यादा है। यस। ठीक है, तो इसमें डेप्थ आपको चाहिए, अदरवाइज यू आर अ वेरी गुड कैंडिडेट। प्रेसिडेंट ट्रंप का आप कह रहे थे वो मागा में इंटरेस्टेड हैं, दूसरे कंट्री से रिलेशन। देखिए, वो जब अपने कंट्री के लिए सोचता है हर प्रेसिडेंट, ठीक, उसमें हम कोई शिकायत नहीं कर सकते, कर नहीं सकते हम, कुछ कह नहीं सकते। हाँ, मतलब ये चीज़ अगर देखा जाए, हम भी तो यही कह रहे हैं, उस कंट्री, हम भी तो कह रहे हैं इंडिया के लिए क्या अच्छा है। यस सर। हाँ, तो इसमें हम वो नहीं कर सकते। नेम चेंज वाला आपने जवाब शुरुआत मुझे लगा गड़बड़ा जाओगे, पर आपने बाद में अच्छा हैंडल कर लिया, प्रयागराज का एग्जांपल देके। हाँ, क्योंकि अदरवाइज, क्योंकि नेम चेंज का कल्चर सरकार में बहुत चल रहा है। जी सर। अगर आप कहोगे बेकार ऐसे ही हो जाता है, वो हो जाता है, तो दैट शोज़ कि आप मतलब यू हैव फिक्स माइंड सेट। लेकिन आप उस चीज़ पे आ गए, आइडेंटिटी। अब बॉम्बे का नाम मुंबई क्यों रखा? क्योंकि अंग्रेजों ने बदला था, वापस उस पर ले आए। ऐसे ही कोलकाता। तो ये है कई चीज़ें जो किसी ने कर दी, और वहाँ की कल्चरली और लैंग्वेज के हिसाब से फिट बैठता है, वो ठीक है। हाँ,
तो ये बाद में आपने इसको टैकल कर लिया, तो यू आर वेरी गुड कैंडिडेट, ठीक है, एंड आवर बेस्ट विशेज, ऑल द बेस्ट। थैंक यू ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। Okay, all the best.